आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सी-टेट 2015 सितंबर में जो प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था और उसमें जो पूरे 150 प्रश्न दिए गए थे जो कि 5 भागों में था। पहला भाग था बाल विकास मनोविज्ञान का, उसके बाद फिर हिंदी था, फिर गणित था और फिर उसके बाद पर्यावरण अध्ययन और फिर उसके बाद अंग्रेजी था। तो ये पांचों भागों में से पूरे 150 प्रश्न दिए गए थे। उन्हीं पूरे 150 प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे और इस वीडियो से सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को ये अनुभव होगा कि आखिर में सी-टेट में जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से प्रश्न आते हैं और कहाँ से प्रश्न आते हैं और हम लोगों को किस प्रकार से सी-टेट की प्राथमिक स्तर की तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सी-टेट 2015 प्राथमिक स्तर में पहला प्रश्न जो आया था वो बाल विकास मनोविज्ञान से, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। पहला संप्रेषक और व्याख्याता की, दूसरा सुगमकर्ता की, तीसरा निर्देशक की और चौथा तालमेल बैठाने वाले की। इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सुगमकर्ता की। बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। तो इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। पहला उच्च आत्म क्षमता, दूसरा निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना और चौथा उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। अब इनमें से जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। क्योंकि काल्पनिक का विचार था कि वह हर बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों से योगदान दे सके वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। अतः निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा। पहला व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा पारिवारिक अपेक्षाएं और चौथा अंतर्निहित संभावित दंड। अब इनमें से जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड। क्योंकि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों में नैतिक तर्कण का आधार दूसरों के मानकों से निर्धारित होता है। वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड न मिले। अतः इस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त रहता है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शिक्षार्थियों ब्रैकेट में अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। पहला निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, दूसरा कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, तीसरा याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, चौथा विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अब इनमें से जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए कि वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, दूसरा सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभवों की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, तीसरा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं और चौथा सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इनमें से जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि विकास तथा अधिगम की गति सदैव एक समान नहीं होती है। इनकी गति में तीव्रता एवं मंदता अथवा उतार चढ़ाव के लक्षण देखे जा सकते हैं, इसलिए सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह जो होगा ये गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार ये तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। पहला आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, दूसरा आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए,
शुरू में और अंत में। तीसरा, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। चौथा, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। अब दोस्तों इस प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी कि आकलन का प्रयोजन सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना है। दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से अधिगम का बहुत ही अच्छा आकलन हो सकता है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है जो आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका है, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? पहला, अभिसारी चिंतन। दूसरा, सामवेगिक चिंतन। तीसरा, अहमवादी चिंतन। चौथा, अपसारी चिंतन। इनमें से जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। यानी कि सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह व्यक्ति पहले से न जानता हो। चिंतन तभी प्रभावी होता है जब विषय के बारे में पूर्व ज्ञान हो। अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से होता है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आठवां प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? पहला, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। दूसरा, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तीसरा, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और चौथा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार अगर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। वाइगोत्स्की के नियम के हिसाब से बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें वे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नवां प्रश्न है, बच्चे पहला चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। दूसरा, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। तीसरा, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चौथा, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अब इन चारों विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही होगा, यानी कि वृद्धि और विकास की मंजिल में जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, इसलिए वे अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। दूसरा, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। तीसरा, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। चौथा, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। यानी कि बच्चे जो होते हैं वो त्रुटियों के माध्यम से ही सीखते हैं और ये इनकी प्रक्रिया का एक सामान्य सा अंग होता है। 11 नंबर पर जो प्रश्न है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह पहला, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। दूसरा, उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और अब संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, ये भी नहीं होगा। तीसरा, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। और चौथा, कड़े नियम बनाएं, जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा दोस्तों वो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, यही बिल्कुल सबसे सही विकल्प होगा। 12 नंबर पर जो प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश 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 में भिन्नता के कारण है। पहला,
अभिक्षमता, दूसरा अधिगम शैली, तीसरा परावर्तकता स्तर और चौथा मूल्यों। अब इनमें से जो सबसे सही विकल्प होगा वो दूसरा सही हो जाएगा, अधिगम शैली। यानी कि अधिगम शैली में भिन्नता के कारण बालकों की पढ़ने की प्रवृत्तियों में अंतर आ जाता है। इसलिए सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले ही पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यही अधिगम शैली भिन्नता का कारण होगा, दूसरा सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। पहला, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। दूसरा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। चौथा, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। दोस्तों, इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि भारत एक बहुभाषी देश है। ध्यान दीजिएगा, भारत एक बहुभाषी देश है, अतः कक्षा 1 और 2 के शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? पहला, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। दूसरा, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। तीसरा, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। और चौथा, हमारे आसपास का वातावरण। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, क्योंकि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय जैविक विशिष्टताओं या वंशानुक्रम सूचनाओं से होता है। 15 नंबर पर जो प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? पहला, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। और चौथा, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है और इसकी पहुंच दिनों दिन बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर पर जो प्रश्न है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? पहला, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। दूसरा, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। तीसरा, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। और चौथा, केवल बच्चे कक्षा में ही सीखते हैं। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो चौथा विकल्प सही होगा, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। यह कथन सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चों के सीखने के विषय में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बच्चे कक्षा में या कक्षा के बाहर सदैव कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। 17 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? पहला, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। दूसरा, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तीसरा, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। चौथा, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? पहला, कंप्यूटर। दूसरा, आनुवंशिकता। तीसरा, राजनीतिक दल। और चौथा, परिवार। इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही होगा, परिवार। यानी कि सामाजिक प्रत्याशाओं और मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। बालकों के समाजीकरण में परिवार, साथियों का समूह, स्कूल, भाषा आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए
परिवार बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न में। 19 नंबर पर जो प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि पहला, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरा, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। चौथा, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। अब इसमें जो सबसे सही विकल्प होगा दोस्तों वो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति को दर्शाता है। इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। 20वां प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश 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 का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया। दूसरा, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया। और तीसरा, गणितीय गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। और चौथा, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। दोस्तों इनमें ये जो चारों डिसऑर्डर होते हैं ह्यूमन के, यानी कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, ये सब सारे एक डिजीज़ होते हैं, ह्यूमन डिजीज़ होते हैं, यानी कि आदमी की एक बीमारी होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पठन अक्षमता होता है, इसीलिए उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है क्योंकि डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इससे ग्रस्त एक औसत बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने तथा समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर पर जो प्रश्न है, शैशव काल की अवधि है। पहला, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा, जन्म से 3 वर्ष तक। तीसरा, 2 से 3 वर्ष तक। और चौथा, जन्म से 1 वर्ष तक। अब दोस्तों इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल कहा जाता है। इस अवधि में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। 22 नंबर पर जो प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश 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 अवस्था में है। पहला, औपचारिक संक्रियात्मक। दूसरा, मूर्त संक्रियात्मक। तीसरा, संवेदी गतिक। और चौथा, पूर्व संक्रियात्मक। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पियाजे के अनुसार। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए एक 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे अवस्थाएं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि संवेदी गतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। और तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र होती है 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों ये पियाजे के अनुसार जो होता है ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं और इनमें से जरूर एक न एक प्रश्न जरूर आता है CTET और UPTET में। तो दोस्तों आप इसको इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा और इसका सही विकल्प पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। 23 नंबर पर जो प्रश्न है, विकास डैश 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 से डैश 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 की ओर बढ़ता है। पहला, जटिल कठिन। दूसरा, विशिष्ट सामान्य। तीसरा, साधारण आसान। चौथा, सामान्य विशिष्ट। इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। मानसिक तथा गतिक अनुक्रियाओं में सामान्य क्रियाएं पहले तथा विशिष्ट क्रियाएं बाद में विकसित होती हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 24 नंबर पे जो प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है पहला, सहयोग देना। दूसरा, सहभागी अधिगम। तीसरा, सहयोगात्मक अधिगम। चौथा, समीपस्थ विकास। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, सहयोग देना। यानी कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसे सहयोग देना कहते हैं। 25 नंबर पर जो प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश 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 कहलाती है। पहला, आत्मसात्करण। दूसरा, समायोजन। तीसरा, अहम केंद्रिता। और चौथा, अनुकूलन। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो पहला सही हो जाएगा, आत्मसात्करण। यानी कि
किसी व्यक्ति के अवधारणा परिवर्तन में नवीन जानकारी प्रभावी भूमिका निभाती है। जब नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया चलती है तो उसे आत्मसात्करण कहते हैं। इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। 26 नंबर पर जो प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश 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 के बजाय डैश 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 अधिक है। पहला समाजीकृत अहम केंद्रित, दूसरा जीववादी समाजीकृत, तीसरा परिपक्व अपरिपक्व और चौथा अहम केंद्रित और समाजीकृत। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, समाजीकृत और अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होता है, क्योंकि दरअसल बात ये होता है कि भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। मध्य बाल्यावस्था में बालक की भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। 27 नंबर पर जो प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। पहला बच्चों का एक कोने में बैठना, दूसरा प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तीसरा वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, चौथा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो चौथा सही हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियों को शामिल करती है। इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 28 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश 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 बुद्धि उच्च स्तरीय थी। पहला शारीरिक गतिबोध, दूसरा संगीतमय, तीसरा भाषाई और चौथा स्थानिक। तो दोस्तों इसमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो दूसरा हो जाएगा, संगीतमय, क्योंकि उच्च संगीतमय स्तरीय बुद्धि में सांगीतिक सामर्थ्य तथा निपुणता विकसित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। राघव इसी प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर पर जो प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। पहला लिंग जेंडर पक्षपाती, दूसरा शिक्षाप्रद, तीसरा सही दृष्टिकोण वाला और चौथा नीतिपरक। तो दोस्तों हम सभी जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सिंपल है, पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अध्यापक का यह समझना कि लड़के लड़कियों से गणित में अच्छे हैं दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है, यानी कि जेंडर पक्षपाती है, इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान का 30वां और आखिरी प्रश्न होगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश 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 के अनुरूप बदलना है। पहला व्यवस्था बच्चे, दूसरा परिवेश परिवार, तीसरा बच्चे परिवेश, चौथा बच्चे व्यवस्था। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा, व्यवस्था और बच्चे, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब दूसरा पार्ट होगा वो गणित सेक्शन से होगा, और दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को ट्रिक थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन पूरा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सीटेट में गणित के प्रश्न आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। बस आपको अगर ट्रिक याद है, ट्रिक मालूम है, तो आप आसानी से इस सवाल को ईजिली लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करता रहूँगा आपको इस गणित के सेक्शन में, लेकिन डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दूंगा और थोड़ा हिंट करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला गणित सेक्शन का और टोटल 31 नंबर पर जो प्रश्न है, लकड़ी के बॉक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों इनमें इस प्रश्न को हम लोग आराम से लगा सकते हैं। इसे बक्सों की कुल संख्या कर देंगे और 98 से भाग दे देंगे, आराम से आ जाएगा। और फिर उसके बाद से बक्सों की कुल जो कीमत होती है एक उसमें आराम से गुणा कर देंगे, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, 54,390 इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर
लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? पहला, तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना और प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। दूसरा है तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना और प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। तीसरा, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना और तुलना करना। चौथा है प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना और तुलना करना। अब इन चारों विकल्पों में जो सबसे सही श्रेणी क्रम होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई मापन विषय पढ़ाने के क्रम में निम्नलिखित श्रेणी क्रम उत्तम है। इनमें जो सही होगा वो आपका तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना और प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, यही सबसे सही श्रेणी क्रम होगा, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 33 नंबर पर जो प्रश्न है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। पहला, प्रक्रियात्मक ध्येय, दूसरा सुव्यवस्थिता ध्येय, तीसरा सामाजिक ध्येय, चौथा विषयात्मक ध्येय। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो चौथा विकल्प से हो जाएगा, विषयात्मक ध्येय, क्योंकि दिया गया अधिगम उद्देश्य विषयात्मक ध्येय का उल्लेख करता है। विद्यार्थी विषय की संकल्पना को समझता है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 34 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? पहला, मोतियों की माला, दूसरा बिंदु शीट डॉट पेपर, तीसरा गिनतारा, चौथा द्विमुखी पटल काउंटर। अब इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा, बिंदु शीट डॉट पेपर, यानी कि सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु शीट की आवश्यकता होती है, इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। पहला, विश्लेषण और संप्रेषण में, दूसरा वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, तीसरा वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, चौथा मित्रों को सहयोग देने में। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, विश्लेषण और संप्रेषण में, क्योंकि वाद विवाद संबंधी क्रियाकलाप बच्चों में विश्लेषण और संप्रेषण को बढ़ावा देते हैं, विषय की व्याख्या करने और अपनी बात दूसरे को समझाने में मदद मिलती है, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है, पहला, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, दूसरा गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया और तीसरा दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता और चौथा है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो इस प्रश्न में जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा सही हो जाएगा, गणितीय अक्षमता। इसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, यानी कि डिस्कैलकुलिया एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। पहला, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, दूसरा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, तीसरा मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए और चौथा शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो दोस्तों इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरणों के उपयोग से बच्चे मूल गणितीय संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? पहला, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? दूसरा, कोई दो संख्याएं लिखकर जिनका गुणनफल 45 हो। तीसरा, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए और चौथा 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, खुले अंत वाले प्रश्नों में प्रश्न को हल करने की न तो कोई निश्चित विधि होती है और न ही कोई एक निश्चित उत्तर ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात प्रश्न हल करने की विधियां एक से अधिक हो सकती हैं तथा प्रश्न के लिए उत्तर भी एक से अधिक हो सकते हैं। इस प्रकार उत्तर में पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम 15 को 3 से गुणा 4 प्रकार से कर सकते हैं।
जैसे 15 को 3 बार जोड़कर, 3 को 15 बार जोड़कर तथा 15 को 3 में पहाड़ा गिनकर तथा 3 की 15 से गुणा विधि करके। तो दोस्तों ये पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है गणित में, पहला गणित में रुचि का अभाव, दूसरा अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, तीसरा शून्य के महत्व की समझ का अभाव और चौथा पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो समस्या दी गई होती है उसमें पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ के अभाव को ही दर्शाती है। 40 नंबर पे जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? पहला, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरा, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। तीसरा, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए और चौथा, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए यह आवश्यक है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया गया हो, इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। 41 नंबर पर जो प्रश्न है, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं, पहला स्तर 1 विश्लेषण, दूसरा स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, तीसरा स्तर 3 औपचारिक निगमन और चौथा स्तर 0 मानसिक चित्रण। वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार वो आपका चौथा विकल्प सही होगा, स्तर 0 मानसिक चित्रण, क्योंकि आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करना मानसिक चित्रण के अंतर्गत आता है, इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर पर जो प्रश्न है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? पहला, दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, दूसरा कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, तीसरा गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, चौथा गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। अब दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, क्योंकि संप्रेषण किसी भी विषय को सीखने में मददगार होता है। गणित की कक्षा में संप्रेषण से गणितीय संकल्पनाओं को समझने और समझाने में मदद मिलती है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 43 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है, पहला विभाजनात्मक अवस्था में है, दूसरा उपादान अवस्था में है, तीसरा संक्रियात्मक अवस्था में है, चौथा परिमाणात्मक अवस्था में है। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था में है। संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ होते हैं, इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर पर जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। पहला, उच्चतर गणित के लिए तैयारी, दूसरा गणित के अमूर्त विचार जानना, तीसरा कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना और चौथा विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो दोस्तों MCF 2005 हमने पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल इसमें से एक न कोई प्रश्न आता ही है MCF यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 से। तो दोस्तों इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल, पहेलियां और कहानियां बच्चों में सकारात्मक रुझान पैदा करने और गणित का रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध जोड़ने में मददगार हो सकती हैं। इसलिए कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पहला पंक्तिबद्धता, दूसरा गणना और तीसरा अंक लिखना और चौथा संरक्षण। अब इसमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, संरक्षण, यानी कि
संरक्षण को छोड़कर अन्य सभी अर्थात पंक्तिबद्धता, गणना तथा अंक लिखना संख्याओं की समझ हेतु महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 46 नंबर पर जो प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? पहला गुणनफल, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा आयतन और चौथा गुणनखंड। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, आयतन। यानी कि 36 टाइलों को संभव आयतों में व्यवस्थित करने पर छात्र गुणनफल, क्षेत्रफल तथा गुणनखंड की संकल्पना को बेहतर तरीके से समझ सकेगा, लेकिन आयतन का नहीं, इसलिए इसमें नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आयतन सही हो जाएगा। 47 नंबर पर जो प्रश्न है, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर है। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। हमें लगता है सभी को पता होगा। तो इसमें आराम से 10,000 फिर 1,000 और फिर 100 लिख देंगे तो आराम से 11,100 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर पर जो प्रश्न है, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपका जो विकल्प होगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि जब भाग देंगे तो 12,112 में जो भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा और 13,223 को 13 से जब भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 49 नंबर पर जो प्रश्न है, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। 999, 5600, 5,996 और चौथा 2। तो इनमें से जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा सही हो जाएगा, 5,996, क्योंकि आप जब 56,431 में 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6,000 आएगा और फिर 56,431 में 4 का जो अंकित मान आएगा वो 4 आएगा। तो जब 6,000 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 5,996 इसका सही आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार और गुणज तथा सबसे बड़े सार और गुणनखंड का गुणनफल है। पहला 74-60, दूसरा 76-60, तीसरा 76-50 और चौथा 75-60। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा सही हो जाएगा, 75-60, क्योंकि 30, 36 और 42 का जो सबसे छोटा सर गुणज होगा यानी कि लौसा होगा, लघुत्तम समापवर्त, वो 1260 होगा और 30, 36 और 42 का जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा यानी कि मौसा होगा वो 6 होगा। अब क्या करेंगे, 1260 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 7560 इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। पहला 113, दूसरा 189, तीसरा 196 और चौथा 112। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 196, क्योंकि 84 के जो सभी धनात्मक गुणनखंड जो होते हैं वो 7 के गुणज होते हैं। तो अब इसमें जो भी हम लोग क्या करेंगे, इसका जब योगफल करेंगे तो वो पूरा 196 आएगा, यानी कि 7, 14, 21, 28, 42 तथा 84 यही जो है वो 7 के गुणज हैं। तो जब 7, 14, 21, 28 और 42 तथा 84 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 196 आएगा, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, जब दिल्ली में समय 8:49 PM यानी कि 8:49 रात है, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 यानी कि AM यानी कि 1:19 रात है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM यानी कि 11:19 सुबह, तो सिडनी में क्या समय होगा? 3:19 AM यानी कि सुबह, 3:49 PM यानी कि 3:49 शाम और 6:29 PM यानी कि 6:29 पर शाम और चौथा 6:49 AM यानी कि सुबह का 6:49। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा, हम लोगों ने मानचित्र पढ़ा है और समय भी देखा होगा, स्टैंडर्ड टाइम जोन, तो उसके हिसाब से दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 3:49 शाम, क्योंकि दिल्ली तथा सिडनी के समय में जब हम अंतर करेंगे, घटाएंगे 1:19 में से 8 घंटा 8:49,
तो 4.5 घंटे का अंतर निकल कर आएगा। यदि दिल्ली में समय 11:19 सुबह है तो सिडनी में समय जो होगा वो 11:19 और प्लस 4.5 घंटा और जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 15:49, यानी कि 3:49। शाम यही सही हो जाएगा। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी। पहला 6 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा 10 सेंटीमीटर और चौथा 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो तीसरा विकल्प से हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला 25% बराबर 25/100, दूसरा 0.57 बराबर है 0.5700 के बराबर, तीसरा है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणे 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, और चौथा 2009 मिली बराबर 2 लीटर 9 मिली। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणे 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान होगा। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को 2/3 लड़के हैं और लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या है, पहला 370, दूसरा 385, तीसरा 395 और चौथा 330। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा दूसरा विकल्प से हो जाएगा 385। विद्यालय में जो लड़कों की संख्या है उसका हम लोग पहले गुणा कर लेंगे तो टोटल आएगा 440, और फिर खिलाड़ी लड़कों की संख्या का 3/4 जो हो जाएगा वो 330 हो जाएगा, और फिर विद्यालय में लड़कियों की संख्या जो होगा वो 660 में से 440 घटा देंगे तो 220 होगा, और फिर खिलाड़ी लड़कियों की जो संख्या होगी वो 220 का 1/4 होगा 55। इसलिए अब 330 में से 330 और प्लस 55 कर देंगे तो 385 इसका सही आंसर आ जाएगा। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सा खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। पहला 40 सेंटीमीटर गुणे 65 सेंटीमीटर, दूसरा 55 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर, तीसरा 35 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर और चौथा 35 सेंटीमीटर गुणे 35 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा 35 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर। कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो जब हम कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 900 गुणे 700 बराबर 63,000 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और फिर इसको हम 1575 गुणे 400 से जब गुणा करेंगे, इस हिसाब से जब हम गुणा करेंगे तो ये टोटल आपका आएगा आपका ये 35 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की जो टाइलें हैं वही बगैर काटे लग जाएंगी। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। पहला 12 दिन, दूसरा 15 दिन, तीसरा 16 दिन और चौथा 10 दिन। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि 15 दिन। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या जब निकालेंगे तो 6 गुणे 60 गुणे 60 बराबर 21,600 हो जाएगा, और उसके बाद से जब दिन के लिए अभिष्ट दिन निकालेंगे तो 21,600 बटे 60 गुणे 24 जब करेंगे और इसको जब हल करेंगे तो 15 दिन इसका आंसर आएगा, तो इसलिए 15 दिन सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 58 नंबर पर जो प्रश्न है, 4 घनाभाकार बक्सों की बीमाएँ सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पहला है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, दूसरा है 23 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, और तीसरा है 20 सेंटीमीटर लंबाई, 22 सेंटीमीटर चौड़ाई और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, और चौथा विकल्प है 24 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 19 सेंटीमीटर ऊंचाई। लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। अब इनमें दोस्तों सबसे जो सही विकल्प होगा, अगर जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इनमें जो सही विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा। पहले हम लोग क्या करेंगे, घनाभाकार बक्सा का जो है वो आयतन निकाल देंगे। 20 गुणे 25 गुणे 18 जब करेंगे तो 9,000 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा, और फिर इसके बाद से 23 गुणे 20 गुणे 20 जब करेंगे तो 9200 घन सेंटीमीटर तीसरे घनाभाकार बक्स का आयतन होगा,
और चौथे का जो हम लोग करेंगे गुणा करेंगे तो 9120 घन सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार इसलिए जब दूसरा और तीसरे बॉक्स का जब हम लोग आयतन जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 9200 और प्लस 9240 बराबर 18440। तो यही 18440 इसका जो होगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। पहला 150, दूसरा 300, तीसरा 400 और चौथा 100। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 400। अब ये 400 कैसे आएगा, हम लोग क्या करेंगे, वर्ग की भुजा जब निकालेंगे तो वर्ग की भुजा बराबर 80/4 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका निकल कर आएगा। और फिर उसके बाद हम लोग आयत की लंबाई निकालेंगे, 20 × 2 बराबर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आयत की चौड़ाई निकालेंगे, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 40 × 20 कर देंगे, 800 सेंटीमीटर, 800 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, वर्ग का जब क्षेत्रफल करेंगे तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद इसका अंतर निकालेंगे। अब 800 में से जब हम लोग 400 घटाएंगे तो 400 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो यही तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न और गणित का आखिरी प्रश्न होगा, हारून एक फल की दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपया प्रति केला की दर से, 3.5 किलो सेब 57 रुपया 60 पैसे प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75 रुपया 40 पैसे प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का एक नोट दिया हो तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, 12 + 6 गुणे 2.5 प्लस 3.5 गुणे 57.60 और प्लस 1.5 गुणे 75.40 और प्लस 0.75 गुणे 120। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको पहले उसका केला और उसका प्रति जो कितना है, यानी कि 2.5 रुपया जो है वो प्रति केला है और 1 दर्जन केले में कितना होता है, 12। तो 12 गुणे 12 प्लस 6, इस तरीके से मतलब पूरा हम लोग पहले गुणा करके और जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो टोटल ये आएगा 45 रुपया प्लस 201.6 रुपया प्लस 113.1 रुपया प्लस 90 रुपया। अब इन टोटलों को जब जोड़ेंगे तो 449 रुपया 7 पैसा इसका निकल कर आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 500 का जब नोट दिया है वो, तो 500 के नोट में जब हम 449.7 माइनस करेंगे तो 50.30 इसका आंसर आएगा, यानी कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों गणित सेक्शन का ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब तीसरा पार्ट जो होगा वो पर्यावरण अध्ययन का होगा। इसमें पहला प्रश्न है और टोटल 61 नंबर पर जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पहला, बच्चे कम गलतियां करें। दूसरा, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तीसरा, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। और चौथा, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। अब दोस्तों इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो पहला विकल्प सही हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। एक्चुअली क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बच्चों से बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले आदि का समर्थन करती हैं। तो इसलिए ये तीनों सही हो जाएगा। लेकिन जो इसमें पूछ रहा है कौन सा समर्थन नहीं करती, तो पहला जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे कम गलतियां करें ये समर्थन नहीं करती। दोस्तों 62 नंबर का जो प्रश्न है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला, समूहों में पंक्तियों का संग्रह करना। दूसरा, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या है, अब पहला विकल्प दिया जा रहा है, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। दूसरा, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। तीसरा, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। और चौथा, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। अब इसमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने के में बच्चों की पहल। तो अब इसे इसमें क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका द्वारा पौधे को अंतर्वस्तु के रूप में पढ़ाने के क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे अधिक से अधिक परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग द्वारा सीखने का प्रयास करें।
न कि उन्हें पत्तियों से संबंधित तथ्यों और नामों को याद करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में कठिनाई का अनुभव होगा। इसलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। 63 नंबर पर जो प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? पहला, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी। दूसरा, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी। तीसरा, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। अब इसमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को केवल बच्चों के कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके समस्त पक्षों का गहनता से अवलोकन करना चाहिए, उसके बाद ही उसका आकलन करना चाहिए। इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पहला, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तीसरा, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और चौथा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दरअसल इसमें क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्रता से होता है। इसलिए चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर पर जो प्रश्न है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? अब हमको इसमें औसत चाल निकालना है। ये एक्चुअली मैथ का प्रश्न है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन में पूछा जा रहा है। इसमें पहला है 42 मिनट प्रति सेकेंड, और तीसरा 15 मिनट पर सेकेंड, तीसरा 9 मिनट पर सेकेंड, और चौथा है 54 मिनट पर सेकेंड। अब इसमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 15 मिनट पर सेकेंड। अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? अहमदाबाद से ट्रेन के चलने का समय जो था वो कितना था? 13:30, यानी कि 1:30 बजे दोपहर। ट्रेन का जो त्रिवेंद्रम पहुंचने का समय था वो 7:30 बजे सुबह। अब क्या करेंगे हम लोग? ट्रेन को अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम पहुंचने में जो समय लग रहा है वो 12 प्लस कर देंगे। 7:30 माइनस 1:30, तो जब 7:30 माइनस 1:30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 + 12 + 6 बराबर 42 घंटे टोटल होंगे। अब क्या करेंगे? अब औसत चाल निकालने के लिए टोटल कितना हो रहा है? 2268 किलोमीटर। अब 2268 किलोमीटर को 42 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो टोटल निकल कितना आएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 54 × 5/18, क्योंकि जो मिनट को सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से हमको भाग देना पड़ता है। 5/18 से जब हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 मिनट पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर पर जो प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? पहला गोदावरी, दूसरा गंगा, तीसरा कृष्णा, चौथा नर्मदा। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा गंगा, क्योंकि क्या है, रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई जाने पर गंगा नदी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के उत्तर एवं पूर्व के उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि व्यक्ति को दक्षिण में जाना है, वह मध्य प्रदेश में नर्मदा, महाराष्ट्र में गोदावरी तथा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी को पार करेगा। इसलिए यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। 67 नंबर पर जो प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला जैसलमेर, दूसरा लद्दाख, तीसरा मेघालय और चौथा दार्जिलिंग। अब इनमें से चारों विकल्पों में से जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा लद्दाख, लेह लद्दाख। यानी कि हमारे देश में लद्दाख क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा भारत के राष्ट्रपति और चौथा भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम सभी जानते होंगे।
इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी मृत्यु के समय भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर पर जो प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला आलू चिप्स, दूसरा दूध पनीर, तीसरा सेब जैम, चौथा कच्चा आम अचार। अब इनमें जो सबसे सही विकल्प हो जाएगा खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दूध पनीर। क्योंकि खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि दूध से बना पनीर ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं किया जा सकता, जबकि आलू से बना चिप्स, सेब से बना जैम तथा कच्चा आम से बना अचार अत्यधिक समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं। इसलिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि 70 नंबर पर जो प्रश्न दिया जा रहा है, घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर। डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ई है लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? पहला है BCD, दूसरा CDE, तीसरा ADE, चौथा ABC। अब इनमें से जो लेह लद्दाख में जो घर होते हैं उनमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों इनमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा ADE। यानी कि लेह एवं लद्दाख के घरों में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। छतें सपाट तथा लकड़ी की बनी होती हैं। इनकी दीवारें पत्थर, गारा और चूने से मोटी बनाई जाती हैं तथा फर्श भी लकड़ी के बने होते हैं। इसलिए 71 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? पहला कलचीरी, दूसरा बसंत गौरी, तीसरा कोयल और चौथा शकरखोरा। दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा कोयल। यानी कि कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल के अंडे को कौवा अपने अंडों के साथ सेता है। इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पहला गेहूं, दूसरा काली मिर्च, तीसरा साबूदाना और चौथा सौंफ। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प तीसरा हो जाएगा साबूदाना। क्यों सही होगा? क्योंकि साबूदाना बीज नहीं होता है बल्कि साइकस के तनों के मंड से बनाया जाता है, जबकि गेहूं, काली मिर्च, सौंफ आदि ये जो तीनों हैं ये बीज होते हैं। इसलिए आपका 72 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प साबूदाना राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर पर जो प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? पहला नारियल, दूसरा सेब, तीसरा लीची और चौथा चीड़। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा नारियल। क्यों सही होगा? क्योंकि केरल में नारियल के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नारियल के वृक्ष अत्यधिक ऊंचे होते हैं, इसलिए रेहाना को यही वृक्ष दिखाई देते हैं। 74 नंबर पर प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। पहला है टमाटर, नाशपाती और चीकू। दूसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। तीसरा है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। चौथा है नाशपाती और चीकू। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ये क्यों सही होगा? क्योंकि इनमें बीज पाए जाते हैं, बल्कि आलू और प्याज एक ऐसा, इन सभी विकल्पों में आलू और प्याज ऐसा है जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर पर जो प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? पहला पोचमपल्ली और कलमकारी, दूसरा पोचमपल्ली और कांजीवरम, तीसरा कलमकारी और चंदेरी और चौथा कलमकारी और कंथा। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। क्यों सही होगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश में वस्त्रों पर की गई कारीगरी को पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। नीता इसी डिजाइन की बनी साड़ियाँ खरीदती है।
76 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है? पहला मलेरिया, दूसरा पोलियो, तीसरा निमोनिया, चौथा चेचक। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा मलेरिया। क्यों सही होगा? क्योंकि रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, इसलिए इनके काटने से हमें मलेरिया हो सकता है। 77 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? पहला असम बिहू, दूसरा उड़ीसा भरतनाट्यम, तीसरा तमिलनाडु लावणी और चौथा कर्नाटक कथक। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प असम बिहू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि असम में बिहू का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अतः यह सही सुमेलित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा में उड़ीसी तथा कर्नाटक में यक्षगान प्रमुख प्रचलित शास्त्रीय नृत्य होता है। 78 नंबर पर प्रश्न है, एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? पहला, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। चौथा, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से ही करते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसके कारण उन्हें अंदर गर्मी का एहसास होता है और वे बर्फ एवं ठंड से सुरक्षित रहते हैं। 79 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं है। पहला, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। दूसरा, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। तीसरा, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। चौथा, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो 79 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, यही विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि बरगद के पेड़ों की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, इसकी जड़ें जमीन के भीतर होती हैं तथा पेड़ की टहनियों से नीचे भी लटकती हैं। यह बरगद को खंभों की तरह सहारा प्रदान करती है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है, तो तीसरा विकल्प जो है यह उसकी विशेषता नहीं है। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहला, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। दूसरा, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। तीसरा, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। चौथा, पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। और ये क्यों तैयार करना? क्योंकि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 81 नंबर पर जो प्रश्न है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां ए, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, बी, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, सी, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, और डी, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। पहला है ए, बी और डी, दूसरा है केवल सी, तीसरा केवल बी, चौथा ए और बी। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा ए, बी और डी। क्यों सही होगा? क्योंकि कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं तथा सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। कविताएं और कहानियों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या प्रभावशाली तरीके से नहीं हो सकती है। तो आपका 81 में पहला ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पहला, संदर्भ पुस्तकें, दूसरा पोस्टर, तीसरा समाचार पत्र, चौथा पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा समाचार पत्र। क्यों सही होगा? क्योंकि ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम समाचार पत्र के द्वारा शिक्षा देना होगा, क्योंकि इससे प्रत्येक बच्चा आसानी से पर्यावरण के प्रकरण को समझ लेगा। 83 नंबर पर प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका
शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश 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 कहा जा सकता है। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा दत्त कार्य, तीसरा परियोजना कार्य, चौथा घटना वृत्तांत अभिलेख। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प पोर्टफोलियो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों द्वारा जब अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाला जाता है तो ऐसे फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। 84 नंबर पर प्रश्न है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? ए, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी, यह घटना स्पेस शिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। सी, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। डी, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। पहला है केवल डी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा ए, बी, सी और डी और चौथा केवल ए। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा केवल डी। क्यों सही होगा? क्योंकि सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ से शामिल विषय द्वारा गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद मिलती है। यही कारण है कि कक्षा 5 के पर्यावरण के अध्ययन में इस विषय को शामिल किया गया है। 85 नंबर पर जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। पहला, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। दूसरा, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। तीसरा, प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। और चौथा, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। क्यों सही होगा? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका द्वारा कक्षा प्रारंभ के समय प्रश्न पूछने के कई कारण होते हैं। इसके द्वारा शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त होता है, शिक्षार्थियों में उत्सुकता आती है तथा इससे कोई प्रकरण संदर्भपरक बनाने में मदद मिलती है। इससे शिक्षार्थियों का चिंतन विस्तृत होता है, न कि सीमित। अतः विकल्प 4 जो है वो बिल्कुल गलत होगा या सबसे कम प्राथमिकता रखता है। 86 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह पहला, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। दूसरा, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। तीसरा, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। चौथा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें। क्योंकि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें। 87 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। पहला है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। दूसरा, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। तीसरा, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चौथा, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में यह विशेषता होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करे। साथ ही साथ कक्षा में अधिगम प्रक्रिया को आसान व सरल बनाने के लिए उन्हें कविताओं और कहानियों की मदद भी लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत रूप में दिखाया जा सकता है। 88 नंबर पर जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? पहला, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। दूसरा, हस्तपरक क्रियाकलाप। तीसरा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। और चौथा, विषयानुसार उपागम। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप व विषयानुसार क्रियाकलाप को प्रस्तावित करती है, जबकि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना इसका उद्देश्य नहीं है। 89 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है?
ए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, बी स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, सी प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, डी स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। पहला केवल सी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा केवल डी, चौथा ए और बी। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प ए, बी और सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को मानचित्र बनाने के लिए समझाने हेतु स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ तथा प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ आदि कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है। इन कौशलों के न होने पर शिक्षार्थी मानचित्र नहीं बना पाएगा। इसलिए आपका 89 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प ए, बी और सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा पर्यावरण अध्ययन का। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? पहला, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। दूसरा, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। और चौथा, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, यह जो है आपका उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य में विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांतों तथा अवधारणाओं को व्यवहारिक ज्ञान द्वारा याद किया जाता है, न कि रट कर। अब दोस्तों चौथा पार्ट है हिंदी भाषा का। भाषा 1 है हिंदी। इसमें दिया जा रहा है निर्देश 91 से लेकर 99 तक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे गद्यांश से पूछे जाएंगे और उनमें जो सबसे उचित विकल्प है उसको छांट करके बताना है। तो दोस्तों पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो यह निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु तो महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो बहुत ही बेहतरीन ये गद्यांश था। अब इस गद्यांश के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आसानी से उत्तर हम लोग दे देते हैं। 91 नंबर पर गद्यांश का पहला प्रश्न है हिंदी का। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? पहला संपन्नता के लिए, दूसरा भरे पूरे जीवन के लिए, तीसरा अच्छे जीवन के लिए और चौथा आराम के लिए। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अच्छे जीवन के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस गद्यांश में पढ़ा है कि मनुष्य को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए आकर्षित करते हैं और लुभाते हैं। 92 नंबर पर जो प्रश्न है हिंदी का दूसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं डैश 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 वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पहला क्षमतावान, दूसरा सक्षम, तीसरा शक्तिशाली और चौथा सामर्थ्यवान। तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प शक्तिशाली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रचनात्मक कार्यों में समर्थ होना से आशय रचनात्मक कार्यों में सामर्थ्यवान होना, सक्षम होना, निपुण होना, क्षमतावान होना है, किंतु शक्तिशाली दूसरे अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। 93 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य है? पहला ढेर से, दूसरा आभार से, तीसरा कृतज्ञता से, चौथा भार से। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंबारों से का आशय ढेर से होता है। 94 नंबर पर जो प्रश्न है, भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है? पहला भली भांति, दूसरा निर्वाह, तीसरा कर चुका, चौथा भली। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प भली भांति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्यों भली भांति निर्वाह कर चुका था में निर्वाह करना एक क्रिया है तथा भली भांति इस क्रिया की विशेषता है, अतः क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं।
95 नंबर पर जो प्रश्न है, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? पहला महत्वधन आकांक्षा, दूसरा महत्वधन आकांक्षा, तीसरा महत्वाधनकांक्षा और चौथा महत्वधन आकांक्षा। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प महत्वधन आकांक्षा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महत्वाकांक्षा का सही संधि विच्छेद महत्वधन आकांक्षा, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? पहला सामर्थ्यवान लोगों को, दूसरा जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, तीसरा रचनात्मक कार्य करने वालों को, चौथा धन संपन्न लोगों को। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प रचनात्मक कार्य करने वालों को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रचनात्मक कार्य करने वालों को भौतिक लाभ या सुख सुविधाएं नहीं लुभाते हैं। वे जब अपने रचनात्मक कार्यों में मगन रहते हैं तो वे उसे तब तक जारी रखते हैं जब तक कि वे पूरा न हो जाए। 97 नंबर पर जो प्रश्न है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है पहला एक विचार, दूसरा एक ग्रंथ, तीसरा विरासत और चौथा धन संपत्ति। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प एक ग्रंथ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पूंजी का रचयिता का अर्थ यहाँ एक पुस्तक या ग्रंथ से है जिसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, विचारकों की एक विशेषता है कि उनमें पहला भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, दूसरा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, तीसरा रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है और चौथा महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी विचारक होते हैं उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं प्रायः कम ही होती हैं। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि पहला वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, दूसरा वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, तीसरा उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता और चौथा वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, क्योंकि यदि सुकरात को जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता तो निश्चय ही उसको कार्य न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती। दोस्तों अगला जो प्रश्न है 100 नंबर से लेकर के 105 नंबर तक वो इस काव्यांश से होगा। इसके पहले जो प्रश्न थे वो गद्यांश से थे, अब 100 से लेकर 105 यानी कि टोटल जो 5 प्रश्न हैं वो इस काव्यांश से होंगे। तो इस काव्यांश को पढ़ लेते हैं और उसके बाद से इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आसानी से इसी काव्यांश में से छांट करके बता देंगे। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। बहुत ही प्यारा कविता था दोस्तों। अब इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर पर आपका प्रश्न है, बचपन शब्द है पहला विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा सर्वनाम और चौथा संज्ञा। तो दोस्तों 100 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा इस काव्यांश के हिसाब से वह आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा संज्ञा, क्योंकि बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। 101 नंबर पर जो प्रश्न है, नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। पहला कुटिया सुंदर हो गई, दूसरा कुटिया में आनंद उमड़ उठा, तीसरा कुटिया में शांति छा गई, चौथा छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो दोस्तों 101 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प कुटिया में आनंद उमड़ उठा यह जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कविता की नायिका अपने बचपन की स्मृतियों में खोकर उसे पुनः लौटने का आग्रह करती है, तभी उसकी बिटिया बोल उठती है जिसमें उसका हृदय आनंदित हो उठता है और वह अपने घर की तुलना नंदनवन से करती है जहां आनंद ही आनंद है। 102 नंबर पर जो प्रश्न है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है। पहला बचपन को, दूसरा कवि को, तीसरा पाठक को और चौथा बच्चे को। तो दोस्तों 102 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प से हो जाएगा बचपन को, क्योंकि मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप इस पंक्ति में तू बचपन को कहा गया है। 103 नंबर पर जो प्रश्न है, कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है। पहला अपनी बिटिया की याद में, दूसरा बचपन के आनंद की याद में, तीसरा बचपन के खेलों की याद में और चौथा अपनी माँ की याद में। तो दोस्तों 103 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बचपन के आनंद की याद में, क्योंकि जब कवित्री अपने बचपन को याद करती है तो उसे उस समय के आनंद की याद आ जाती है, इसलिए वह पुनः अपने बचपन को बुलाना चाहती है। 104 नंबर पर प्रश्न है, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है। पहला सुख की, दूसरा विजय की, तीसरा प्यार की और चौथा कष्ट की।
तो दोस्तों 104 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प प्यार की बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर माँ का रसोई से भाग आना प्यार को दर्शाता है, इसी से प्यार की अनुभूति होती है। 105 नंबर पर जो प्रश्न है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। पहला रूपक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा अनुप्रास अलंकार, चौथा यमक अलंकार। तो दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प तीसरा विकल्प हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि व्याकुल व्यथा मिटाने वाली पंक्ति में व और य की पुनरावृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। 106 नंबर पर प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहला शब्दों के अर्थ जानना, दूसरा उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, तीसरा उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना और चौथा उस भाषा का व्याकरण जानना। तो दोस्तों 106 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग करने से उस भाषा में पारंगता आना स्वाभाविक होता है, किंतु तब जब वह अर्थपूर्ण हो। 107 नंबर पर जो प्रश्न है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। पहला, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, दूसरा बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना और चौथा विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो दोस्तों 107 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प तीसरा हो जाएगा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, क्योंकि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना शिक्षक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं होती है। 108 नंबर पर प्रश्न है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश 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 पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पहला वैयक्तिक, दूसरा सस्वर, तीसरा मौन और चौथा सामूहिक। तो दोस्तों 108 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प वैयक्तिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थी स्वयं समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर सकें। 109 नंबर पर जो प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला आकर्षक चित्र, दूसरा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, तीसरा अभ्यासों की बहुलता और चौथा कागज की गुणवत्ता। तो दोस्तों 109 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। 110 नंबर पर जो प्रश्न है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा पहला गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, दूसरा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, तीसरा बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, चौथा सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो दोस्तों 110 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, अर्थात बच्चा मौखिक लिखित दोनों रूपों में विचारों को अभिव्यक्त कर सके। 111 नंबर पर प्रश्न है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि पहला मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, दूसरा लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तीसरा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है और चौथा इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों 111 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के बाहर जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहां समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। 112 नंबर पर प्रश्न है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पहला पठन लेखन में दक्ष होते हैं, दूसरा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, तीसरा भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं और चौथा तुतला कर बोलते हैं। तो दोस्तों 112 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प स्व अभिव्यक्ति जानते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। 113 नंबर पर प्रश्न है, सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? पहला उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, दूसरा उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, तीसरा उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और चौथा उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तो दोस्तों 113 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सुरभि द्वारा ड वर्ण वाले शब्दों का गलत उच्चारण करने पर उसे सहजतापूर्वक व अपने उच्चारण पर ध्यान देते हुए अपनी बातों को कहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 114 नंबर पर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला विराम चिन्हों का ज्ञान, दूसरा पढ़ने में प्रवाह, तीसरा अर्थ का निर्माण और चौथा वर्णों की पहचान। तो दोस्तों 114 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पढ़ने में
प्रवाह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। 115 नंबर पर जो प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। पहला, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। दूसरा, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। तीसरा, बच्चों के अनुशासन में रखना। और चौथा, बच्चों का मनोरंजन करना। तो दोस्तों 115 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा की शिक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। 116 नंबर पर जो प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश डैश डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। पहला समस्याएं, दूसरा भाषा, तीसरा पाठ्यपुस्तकें और चौथा कमियां। तो दोस्तों 116 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प भाषा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण इत्यादि। 117 नंबर पर जो प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। पहला, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। दूसरा, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। तीसरा, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। और चौथा, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो दोस्तों 117 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, यह जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं होता है। 118 नंबर पर जो प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि पहला, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। दूसरा, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। तीसरा, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। और चौथा, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो दोस्तों 118 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा की कक्षा में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि स्वयं उसकी भाषा प्रभावी हो, वह शब्दों का भली भांति उच्चारण एवं प्रयोग करना जानता हो। 119 नंबर पर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। पहला, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। दूसरा, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तीसरा, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। और चौथा, भाषिक नियमों पर अधिकार। तो दोस्तों 119 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना। अब दोस्तों 120 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा हिंदी भाषा का, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहला, पहले नियम बताना। दूसरा, पहले नियम का विश्लेषण करना। तीसरा, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। और चौथा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो दोस्तों 120 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प पहले उदाहरण प्रस्तुत करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्यों सही होगा, क्योंकि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, फिर उस नियम तक पहुँचा जाए जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है। दोस्तों 5वां पार्ट है अंग्रेजी भाषा का, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। तो दोस्तों अब लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश भाषा में आपका 121 से 129 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इस पैसेज से होंगे, अर्थात रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो दोस्तों पहले हम लोग इस पैसेज को प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं, और पैसेज को रीड करने के बाद से इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आसानी से हम लोग आंसर दे देंगे। तो पैसेज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। One Sunday morning, I was traveling on a subway in Mumbai. People were sitting quietly, some reading newspaper, some lost in thought. It was a calm, peaceful scene. Then suddenly a man and his children entered the subway car. The children were so loud and rambunctious that instantly the whole climate changed. The man sat next to me and closed his eye, apparently oblivious to the situation. The children were yelling back and forth, throwing things, even grabbing people's paper. It was very disturbing, and yet the man sitting next to me did nothing. It was difficult not to feel irritated. I could not believe that he could be so insensitive as to let his children run wild and do nothing about it. It was easy to see that everyone else on the subway felt irritated too. So finally I turned to him and said, "Sir, your children are really disturbing a lot of people. I wonder if you could not control them a little more." The man lifted his gaze as if to come to a consciousness of the situation for the first time and said softly, "Oh, you are right. I guess I should do something about it. We just came from the hospital where their mother died an hour ago. I don't know what to think, and I guess they don't know how to handle it either.
Can you imagine what I felt at the moment? My paradigm shifted. Suddenly, I saw things differently, and because I saw things differently, I thought, felt, and behaved differently. My irritation vanished. My heart was filled with the man's pain. Feelings of sympathy and compassion flowly free. Your wife just died. Oh, I am sorry. Can you tell me about it? What can I do? Help. Everything changed in an instant. तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन ये पैसेज था। इस पैसेज में ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो कुछ देर पहले आता है एक सबवे के जगह पे जहाँ पे बहुत ही शांतपूर्ण माहौल है और सभी लोग, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई एक गहरी सोच में डूबा हुआ है। बहुत ही अच्छा सीन है। तक एक बच्चा अचानक अपने पिता के कार से उतरता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है और सारे लोग परेशान हो जाते हैं। बाद में एक आदमी आकर उस बच्चे के पिता से पूछता है कि आखिर में आपका बच्चा इतना चिल्ला क्यों रहा है और सारे माहौल को एकदम शोरपूर्ण कर दिया। तब जाके उसके पिता बताते हैं कि अभी इस बच्चे की माँ 1 घंटे पहले हॉस्पिटल में दम तोड़ चुकी हैं, अर्थात मर चुकी हैं, इसलिए ये बच्चा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि मैं खुद इसको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों जितने तेज़ी से लोग उसके चिल्लाने से आहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उतनी तेज़ी से इस बात को जानने के बाद कि उसकी माता अभी 1 घंटे पहले मर चुकी हैं हॉस्पिटल में, सारे लोगों की सोच तुरंत अकस्मात बदल जाती है और सबकी सोच जो कि परेशान हो रहे थे वो तुरंत उनकी सबकी सोच करुणा के रूप में उभरने लगती है उस बच्चे के प्रति। तो दोस्तों इसमें लेखक के द्वारा यही कहा जा रहा है कि किस तरीके से एक पल में वही लोगों की सोच किस तरीके से कन्वर्ट हो जा रही है परेशानी से करुणा के रूप में, इसी के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन पैसेज है। अब दोस्तों इस पैसेज के ऊपर आपका 121 नंबर पर जो आपका इंग्लिश भाषा का पहला प्रश्न है और टोटल इस पेपर में 121 नंबर पर जो प्रश्न है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑथर इज टू फर्स्ट नरेट एन अम्यूजिंग इंसिडेंट, सेकेंड शो हाउ इंडोलेंट पेरेंट्स स्पॉइल देयर चिल्ड्रेन, थर्ड शो ए रेडिकल शिफ्ट इन एटीट्यूड एंड फोर्थ हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ सबवे ट्रैवलर्स। तो दोस्तों 121 नंबर पर जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा थर्ड, शो ए रेडिकल शिफ्ट इन एन एटीट्यूड, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको पैसेज में पढ़ा है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑथर इट अपीयर्स फ्रॉम रीडिंग ऑफ द पैसेज इज टू शो ए रेडिकल शिफ्ट इन एटीट्यूड। सो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द वर्ड ऑब्लियस पैरा 3 मीन्स। तो दोस्तों वर्ड ऑब्लियस का मतलब क्या होगा पैरा 3 में जो दिया गया है, फर्स्ट अनअवेयर, सेकंड निग्लेक्टफुल, थर्ड इनकंसिडरेट, फोर्थ इनसेंसिटिव। तो दोस्तों 122 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनअवेयर, बिकॉज ऑब्लिवियस मीन्स होता है अनअवेयर। 123 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू कंपैशन पैरा 6 इज। तो दोस्तों पैरा 6 में जो दिया गया है कंपैशन शब्द, इसका अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों 123 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ जो होगा वो क्रुएल्टी। तो दोस्तों 123 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन क्रुएल्टी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वही जो है आपका कंपेंसेशन का अपोजिट शब्द होगा। 124 नंबर पर जो क्वेश्चन है, आई फेल डिफरेंटली, टेंस ऑफ द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन। तो दोस्तों इसमें आई फेल डिफरेंटली को कहा जा रहा है कि टेंस के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना है। फर्स्ट है आई एम फीलिंग डिफरेंटली, सेकंड है आई हैड बीन फीलिंग डिफरेंटली, थर्ड है आई वाज फीलिंग डिफरेंटली एंड फोर्थ है आई हैव बीन फीलिंग डिफरेंटली। तो दोस्तों 124 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई एम फीलिंग डिफरेंटली, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा फीलिंग आईएनजी लगता है, जो आपका क्रिया होती है, जो आपका वर्ब होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। 125 नंबर पर जो क्वेश्चन है, माई इरिटेशन वैनिश, द सेंटेंस गिवन अबव हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म इन। तो दोस्तों इसमें माई इरिटेशन वैनिश को कहा जा रहा है कि आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए। तो कुड फर्स्ट ऑप्शन है कुड नॉट माई इरिटेशन वैनिश, सेकंड है हैड नॉट माई इरिटेशन वैनिश, थर्ड है डिड नॉट माई इरिटेशन वैनिश एंड फोर्थ है डिड माई इरिटेशन वैनिश। तो दोस्तों 125 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट माई इरिटेशन वैनिश, कि डिड नॉट माई इरिटेशन वैनिश हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 126 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन बिहेवियर ऑन द सबवे वाज फर्स्ट इरिटेटिंग, सेकंड डिस्गस्टिंग, थर्ड शॉकिंग एंड फोर्थ अम्यूजिंग। तो दोस्तों
126 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इरिटेटिंग। बिकॉज अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा है कि द चिल्ड्रेन बिहेवियर ऑन द सबवे, यानी कि सबवे पर बच्चे का जो व्यवहार था वो बिल्कुल इरिटेटिंग था, यानी कि एकदम झल्ला देने वाला था। 127 नंबर पर जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन चिल्ड्रेन्स फादर रिएक्ट टू द अनरूली बिहेवियर ऑफ हिज चिल्ड्रेन? फर्स्ट, he rebuked them. Second, he tried to control them. Third, he did nothing. Fourth, he enjoyed their antics. तो दोस्तों 127 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, he did nothing, because the man did nothing to guide or control the children. So आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 128 नंबर पर जो क्वेश्चन है, it can be inferred from the man's behavior that he was first an indulgent, second mentally disturbed, थर्ड अनसोशल, फोर्थ इनसेंसिटिव। तो दोस्तों 128 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब। बिकॉज हमने पैसेज में भी पढ़ा है, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैन्स बिहेवियर दैट ही वाज मेंटली डिस्टर्ब, बिकॉज उसकी पत्नी भी थोड़ी देर पहले मरी है। 129 नंबर पर जो क्वेश्चन है, व्हेन द राइटर लर्न द ट्रूथ, फर्स्ट हिज हार्ट वाज फील्ड विद द मैन्स सफरिंग, सेकंड ही वाज एंग्री विद हिमसेल्फ for being judgmental, third he decided to help the man out, and fourth he felt apologetic। तो दोस्तों 129 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसेज में दिया हुआ है कि when the writer learned the truth behind it he was filled with pity and remorse। तो आपका 129 नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे 130 से लेकर के 135 तक वो आपके अलग पैसेज से होंगे। द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि सेम चीज़ें इसमें भी कहा जा रहा है। इसके पहले जो पैसेज था उससे प्रश्न पूछा गया था और फिर दूसरा पैसेज है, तो हम लोग सेम तरीके से इसको भी हल करेंगे। पहले पूरे पैसेज को रीड कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर उसके बाद से इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आसानी से इसी पैसेज में से ढूंढ करके बता देंगे। तो पहले हम लोग पैसेज को प्रॉपरली रीड कर लेते हैं। पैसेज में क्या कहा जा रहा है, your attitude are the perspective from which your view life. Some people seem to have a good attitude towards most things. Some people seem to have a bad attitude towards everything. But when you look closer, you will find that most of us have a combination of attitude. Some good, some not so good. Whatever attitude we have toward anything will affect how we feel about it, which in turn determines whether or not we will do well. So our right attitude play a very important part in helping us become successful. In fact, as we can see, a good attitude is essential for achievement of any kind. We so often hear of someone who is said to have a bad attitude. The term is often applied to young people, especially to teenagers who frequently get into trouble, but we often hear it about adults too. The implication is always that the individual in question is not going to make it if he does not change his attitude. I would agree, without a good attitude, it is not possible to see the opportunity ahead and set one side to reach them. But even more important is the fact that in order to possess the kind of feelings which work for us, we have got to have the right attitude to start with. But where do we get our attitude from? Are we born with them, or do they just appear out of nowhere? Our attitude are no accident, they don't just happen. Our attitude are created and influenced entirely by our belief. तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन पैसेज ये भी है। इसमें कहा जा रहा है किस तरीके से आपका व्यवहार आपको सफल होने में कारगर साबित होता है, और अगर आपका व्यवहार लोगों के प्रति, समाज के प्रति सही नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, और व्यवहार में परिवर्तन आप खुद ला सकते हैं, न कि कोई और ला सकता है। तो उसी के बारे में पूरा ये पैसेज था। तो दोस्तों इस पैसेज के ऊपर 130 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, आवर एटीट्यूड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पेरेंट ओनली। सेकंड, आवर एटीट्यूड आर क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आवर बिलीफ। थर्ड, आवर एटीट्यूड आर द रिजल्ट ऑफ ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। फोर्थ, वी आर बॉर्न विथ आवर एटीट्यूड। तो दोस्तों 130 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी पैसेज में तुरंत हम लोगों ने रीड किया है, आवर एटीट्यूड आर क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आवर बिलीफ, यानी कि हमारा जो एटीट्यूड होता है, व्यवहार होता है, उसको हम लोग खुद अपने
अंदर के व्यवहार के द्वारा ही उसको बनाते हैं कि हमको अच्छा बनना है या फिर हमको बुरा बनना है। 131 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द वर्ड डिटरमाइन मोस्ट नियरली मीन्स। तो दोस्तों आपका डिटरमाइन का मोस्ट नियरली यानी कि आपका समानार्थी शब्द कौन सा होगा? फर्स्ट इन्फ्लुएंस, सेकंड ओवरकम, थर्ड इंगेज एंड फोर्थ गो ऑन। तो दोस्तों 131 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन गो ऑन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिकॉज इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज डिटरमाइन मीन्स गो ऑन। तो दोस्तों डिटरमाइन मीन्स आपका गो ऑन होता है। 132 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो? सम पीपल सीम्स टू हैव ए गुड एटीट्यूड टुवार्ड मोस्ट थिंग। तो दोस्तों इसमें टुवार्ड जो लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन जो वर्ड है उसको देखना है। फर्स्ट है ये क्या है? प्रीपोजिशन है, सेकंड एडजेक्टिव है, थर्ड कंजक्शन है, फोर्थ एडवर्ब है। तो दोस्तों 132 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। टुवार्ड्स जो है ये एक प्रीपोजिशन है। बिकॉज टुवार्ड ये प्रीपोजिशन हियर बिकॉज इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोस्ट थिंग एंड एटीट्यूड। तो दोस्तों प्रीपोजिशन वो होता है जो कि एक दूसरे को संबंध के बीच में जोड़ता है। 133 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ए एन स्पेस एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अटेनमेंट ऑफ एनी काइंड। फर्स्ट चीयरफुल, सेकंड ऑप्टिमिस्टिक, थर्ड गुड एंड फोर्थ वर्चुअस। तो दोस्तों 133 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन गुड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गुड इज द राइट वर्ड टू बी फील इन हियर। तो दोस्तों ए एन गुड एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अटेनमेंट ऑफ एनी काइंड। 134 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द टर्म बैड एटीट्यूड इज यूज फॉर यंग पीपल बिकॉज दे फर्स्ट बिहेव irresponsibly, second often get into difficult, third are unpredictable, fourth defy all kind of authority। तो दोस्तों 134 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन ऑफन गेट इनटू डिफिकल्टी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्यों सही होगा? आज दे गेट इनटू डिफिकल्टी वेरी ऑफन, यानी कि जो नए लड़के होते हैं उनका जो अगर चरित्र खराब होता है, उनका एटीट्यूड खराब होता है तो बहुत जल्दी वो लोग परेशानियों में पड़ जाते हैं। 135 नंबर पे जो क्वेश्चन है, राइट एटीट्यूड आर एब्सोल्युटली इसेंशियल टू। तो दोस्तों फर्स्ट है विन द गुडविल ऑफ आवर पीयर्स एंड सुपीरियर्स, सेकंड हैव हार्मोनियस रिलेशंस विद अदर्स, थर्ड प्रमोट आवर मेंटल वेल बीइंग एंड फोर्थ सक्सीड इन लाइफ। तो दोस्तों 135 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन सक्सीड इन लाइफ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका पैसेज में दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है राइट एटीट्यूड इज इसेंशियल टू सक्सीड इन लाइफ, यानी अगर आपका व्यवहार अच्छा है तभी जाके आप अपने लाइफ में सफल हो पाएंगे, ये आवश्यक है। अब दोस्तों 136 से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चन होंगे वे आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि इससे जो सबसे राइट ऑप्शन होगा उसको चूज करके बताना है। ये कोई पैसेज में से नहीं होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं 136 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश पेडागोजी से क्वेश्चन होगा, बाकी के जो 15 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट है नोविंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इवेल्युएटिंग एंड फोर्थ एनालाइजिंग। तो दोस्तों 136 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन इवेल्युएटिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ये इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है। और दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी के बहुत ही बेहतरीन तकरीबन 400 प्रश्न मैंने इसी ऑल हिट एग्जाम चैनल पर ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दिया है, तो आप लोग इंग्लिश पेडागोजी के लिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी इज इवेल्युएटिंग बिकॉज इट टेक अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग समथिंग टू इवेल्युएट। ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। 137 नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल? फर्स्ट इट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, सेकेंड इट डेवलप मोरल वैल्यू अमंग द स्टूडेंट, थर्ड इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट वैकेबुलरी एंड फोर्थ इट क्रिएट फन इन द क्लास। तो दोस्तों 137 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका सबसे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स बिकॉज डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स एट प्राइमरी लेवल। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ए गुड टीचर इज वन हु फर्स्ट गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सेकेंड गिव्स देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, थर्ड एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, फोर्थ गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट। तो दोस्तों 138 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न बिकॉज ए टीचर मेक्स स्टूडेंट्स लर्न, सो वन हु प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न इज ए गुड टीचर। 139 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट? फर्स्ट सिचुएशन अप्रोच, सेकंड नेचुरल अप्रोच, थर्ड लैंग्वेज इमर्जन,
फोर्थ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों 139 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, नेचुरल अप्रोच। बिकॉज ए गुड टीचर कैन मोटिवेट लर्नर टू लर्न ए लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड नेचुरल अप्रोच। सो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज ए फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोसेस फर्स्ट लैंग्वेज मैथमेटिकल एबिलिटी, सेकंड बॉडली काइनेस्टिक एबिलिटी, थर्ड म्यूजिकल एबिलिटी, फोर्थ वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। तो दोस्तों 140 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। बिकॉज सच ए पर्सन इज लाइकली टू हैव मास्टरी ओवर वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। सो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच अप्रोच एम्फेसाइज इंटरैक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, फर्स्ट कम्युनिकेटिव, सेकंड ओरल ऑरल, थर्ड इमर्जन, फोर्थ साइलेंट वे। तो दोस्तों 141 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव क्यों राइट होगा? क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच लेज एम्फेसिस ऑन एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, सो दिस इज द मीन एंड गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन कम्युनिकेटिव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके इंग्लिश पेडागोजी के हैं, और इंग्लिश पेडागोजी यानी कि अंग्रेजी शिक्षण विधि, अंग्रेजी शिक्षण विधि का स्पेशली वीडियो तकरीबन 400 प्रश्नों का बना करके 4 पार्ट में हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। एक पार्ट का और वीडियो मैं बनाऊंगा और टोटल 500 आपके इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और उन 500 क्वेश्चन में से आप सभी को यूपी टेट, सी टेट और सभी राज्यों की टेट परीक्षाओं में जो भी इंग्लिश पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब उसमें से मैच कर जाएंगे। तो जरूर आप सब लोग उस वीडियो को देखिएगा। 142 नंबर पे जो क्वेश्चन है इंग्लिश पेडागोजी का, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इन ए लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू फर्स्ट लेक्चर मेथड, सेकंड ट्रांसलेशन मेथड, थर्ड इंडक्टिव मेथड, फोर्थ डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो दोस्तों 142 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। बिकॉज डिस्कशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड डिटरमाइन द पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर पे क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इन एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट नेगेटिवली अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ओरल लैंग्वेज, सेकंड साइन लैंग्वेज, थर्ड डायलैक्ट, फोर्थ रीडिंग। तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो बीमारी है वो किस तरीके से प्रभावित करती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका 143 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा, रीडिंग, क्योंकि जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है वो पढ़ने में असक्षम बनाती है। 144 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द लिंग्विस्टिक नॉर्म चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनैप्ट लैंग्वेज एक्विजन डिवाइस दैट ही सी यूजेज फॉर फर्स्ट फोनेम्स, सेकंड यूनिवर्सल ग्रामर, थर्ड कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड फोर्थ सिमेंटिक्स। तो दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रामर। बिकॉज नॉर्म चॉम्स्की थिंक्स द चिल्ड्रेन यूज लैड फॉर लर्निंग यूनिवर्सल ग्रामर। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर पे जो क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स फर्स्ट रिसोर्टिंग टू फ्लुएंसी, सेकंड सेलेक्टिंग एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स, थर्ड एक्सेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस यूजिंग मदर टंग एंड फोर्थ यूजिंग मदर टंग। तो दोस्तों 145 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेलेक्टिंग एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल। 146 नंबर पे जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की फर्स्ट सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ द स्कैफोल्डिंग, सेकंड चिल्ड्रेन कैन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल इज प्रोवाइडेड एट ए लोअर एज, third children drink in different domain and then do they take a complete perspective, and fourth culture helps in language development। तो दोस्तों 146 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कल्चर हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की कल्चर हेल्प इन ए लैंग्वेज डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की का जो नियम है वो कहते हैं कि कल्चर हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। 147 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम? फर्स्ट टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, सेकंड टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट द पोएम, थर्ड टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, एंड फोर्थ टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। तो दोस्तों 147 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम।
बिकॉज इट इज़ सोलेली एप्रिसिएशन एंड इन्जॉयमेंट, यानी कि जो पोएम होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका एप्रिसिएशन करना और इन्जॉय करना। 148 नंबर पर जो क्वेश्चन है, हु स्ट्रांगली मेंटेन दैट लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड री-इन्फॉर्मेंट्स ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स। तो दोस्तों फर्स्ट है आपका अल्बर्ट बंडूरा, सेकंड है आपका कुर्ट लेविन, थर्ड है आपका टॉलमैन एंड फोर्थ है आपका बीएफ स्किनर। तो दोस्तों 148 नंबर क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन बीएफ स्किनर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ बीएफ स्किनर हु होल्ड्स द व्यू, यानी कि जो विचार था ये आपका बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। 149 नंबर पर जो क्वेश्चन है, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड एंड डिडक्टिंग मीनिंग कम। फर्स्ट स्पीकिंग, सेकंड लिसनिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। तो दोस्तों 149 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, लिसनिंग। और ये क्यों सही होगा, क्योंकि टू रिकॉग्नाइज साउंड एंड डिडक्टिंग मीन्स फ्रॉम देम इज ए लिसनिंग एक्टिविटी, यानी कि जो आपका रिकॉग्नाइजिंग साउंड एंड डिडक्टिंग मीनिंग का होता है मतलब लिसनिंग, यानी कि सुनने से उसका मतलब होता है। दोस्तों 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, CTET 2015 प्राथमिक स्तर का ये पेपर आखिरी प्रश्न होगा 150 नंबर पर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट्स लैक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन वन ओवरकम दिस। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर special activities with the help of language experts for removing speaking defects. Second, correcting mistakes immediately. Third, reading aloud in the classroom. And fourth, organizing play like tasks in which children can talk to one another. तो दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन में जो आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम, बिकॉज रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। सो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों